हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आपका। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो बीएड का जो फर्स्ट ईयर है हमारा, इसका हमारा पेपर कौन सा है, थर्ड पेपर है हमारा, थर्ड पेपर। और इसकी आज हम यूनिट 4 आ चुके हैं, ठीक है ना। इसकी आज हम कौन सी यूनिट आ चुके हैं, यूनिट 4 इसकी हम आज आ चुके हैं। ठीक, 3 यूनिट तक हमने कर लिया, आज हम चौथी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। 3 यूनिट तक तो हम कर चुके हैं और आज हम इसकी कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, 4th यूनिट जो है आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको करवाने के बाद जो 4th यूनिट है, जब हम इसको कर लेंगे, इसको करने के बाद जो आपका जो पेपर 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर जो 3rd है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। 4th यूनिट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा मूल्यांकन का है। मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है ना। मूल्यांकन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, यानी कि बच्चे के मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन शब्द कैसे बना, ये बना मूल्य और प्लस में अंकन, मूल्य प्लस में अंकन। मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू। यानी कि जब बच्चे को पूरा साल पढ़ाया जाएगा तो पूरा साल पढ़ाने के बाद लास्ट के अंदर क्या किया जाएगा, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाएगा। बच्चे का क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि बच्चे के मूल्य का अंकन कर दिया जाएगा। बच्चे की वैल्यू बता दी जाएगी कि बच्चे की वैल्यू इतनी है भाई। क्या बता दी जाएगी, बच्चे की वैल्यू बता दी जाएगी, और कि बच्चे की जो वैल्यू है ना वो इतनी है। और ये जो वैल्यू जो बताई जाएगी ये कैसी बताई जाएगी, एक तो ये बताई जाएगी लिखित परीक्षाओं के आधार पर। किसके आधार पर, लिखित परीक्षाओं के आधार पर बताई जाएगी। जो लिखित परीक्षा होती है जो कि ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है ना। तो लिखित परीक्षा के आधार पर बताया जाएगा कि आप बच्चे को क्या है लिखवा कर देखा जाएगा, जैसे आपके पेपर होते हैं। तो बच्चे के मूल्य का अंकन वैसे होगा। दूसरी बात, बच्चे से ओरल को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी के अंदर, मौखिक परीक्षा। बच्चे की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। क्या ली जाएगी, मौखिक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन बच्चे का लेना पड़ेगा। बच्चे का जो है एग्जामिनेशन कौन सा लेना पड़ेगा, ओरल लेना पड़ेगा। और एक बच्चे को आप क्या करोगे, अवलोकन करोगे, ऑब्जर्व करोगे, यानी कि निरीक्षण करोगे। निरीक्षण के द्वारा भी बच्चे को जांचा जा सकता है, यानी कि क्या करोगे, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो इन तीनों बातों के माध्यम से, इन तीनों बातों को करने के बाद हम क्या कर देंगे, बच्चे के मूल्य का अंकन कर देंगे। यानी कि ये बता देंगे कि इस बच्चे का ये मूल्य है, ये इस बच्चे की ये वैल्यू है भाई, ठीक है ना। तो देखो क्या, हम लिखित परीक्षा लेंगे, लिखवा कर देखेंगे, फिर हम मौखिक लेंगे, है ना, लिखित लिखवाएंगे, मौखिक ओरल ले लेंगे, और उसके बाद बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चे का निरीक्षण करेंगे कि बच्चे की वैल्यू कितनी है, बच्चा कितना कहाँ पर स्टैंड करता है ना, बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल्यांकन बोलते हैं। यानी कि मूल्य का अंकन कर देना, बच्चे की वैल्यू क्या है, वैल्यू को बता दिया कि बच्चे की इतनी वैल्यू है। जैसे एक जो बच्चा है उसके नंबर कितने आए हैं, मान लो उसके 92% मार्क्स आ गए, ठीक है ना। पढ़ने के बाद वो 10वीं में पढ़ता है, 92 मार्क्स आ गए, तो ये बच्चे का वैल्यू है, ये बच्चे की वैल्यू आ गई कि यानी कि हमें ये पता चल गया कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना। बच्चा पढ़ाई में दी बेस्ट है, बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो हमें बच्चे की वैल्यू का पता चल गया। अगर किसी बच्चे के नंबर आए कितने 45%, तो ये बच्चे की वैल्यू लग गई। यानी कि हम यूँ कहते हैं कि बच्चा पढ़ने में क्या है, कमज़ोर है, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि लगभग डल ही है, क्योंकि 45% जो नंबर है वो कुछ मायने नहीं रखते आज के टाइम पर। आज के टाइम पर 45 जो % नंबर है ये कोई मायने नहीं रखते। तो बच्चे की जो वैल्यू है वो हमने लगा दी कि बच्चे की वैल्यू कितनी है, कि भाई कोई खास नहीं है, डल ठीक ही बच्चा है, बस पासिंग मार्क्स ले रहा है, तो बच्चा नहीं है। और अगर कोई बच्चा फेल हो जाए, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि बच्चा बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल अव्वल दर्जे का,
कुछ नहीं आता बच्चे को, तो इसको हम लोग मूल्यांकन बोलते हैं। मूल्यांकन कब किया जाता है? पूरा साल लगातार थोड़ा थोड़ा किया जाता है और अंत में उसका जो है फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि मूल्यांकन आखिर है क्या। तो देखो, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, मूल्यांकन माना इवैल्यूएशन। तो देखिए, तो ये मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मतलब क्या कि जो पाठ्यक्रम है माना जो कैरिकुलम है, जो कैरिकुलम है, जो बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उनके मूल्य क्या हैं। कैरिकुलम का उद्देश्य यानी कि कैरिकुलम के जो एम है वो क्या है और उस कैरिकुलम की बच्चे के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है ना। इन दोनों को छात्रों की प्रकृति और प्रगति का आंकलन करना है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की कोई विषय में कठिनाई है ना, उसका पता चलता है। आपने बच्चे का पेपर लिया, ठीक है ना, बच्चे का पेपर लेने के बाद मान लो मैथ्स के अंदर बच्चे के नंबर कितने आए 35, तो आपको क्या पता चल गया कि बच्चा मैथ के अंदर कमजोर है ना। और मान लो उसी बच्चे के हिंदी के अंदर नंबर कितने आए, हिंदी के अंदर आए 70 नंबर, इसका मतलब बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा है। अगर हिंदी के अंदर नंबर कितने आए 70 आए तो मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक। तो ये पता चल जाता है कि कौन सा विषय बच्चे को कठिन लगता है, कितनी उसने योग्यता अर्जित की है, कितना ज्ञान, कितना कौशल, कितनी रुचि, कितनी अभिवृत्ति की दृष्टि से उसकी कैसी प्रगति हुई है, ठीक है ना। ज्ञान के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, रुचि के क्षेत्र में या अभिवृत्ति की दृष्टि से उसकी प्रगति क्या हुई है। यानी कि जो भावी शिक्षा है उसके लिए क्या आधार भूमि तैयार हुई है। मतलब जब 10th के अंदर बच्चे के नंबर आते हैं, उसके आधार पर यह देखा जाता है कि बच्चा आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा, मेडिकल की लाइन में जाएगा या नॉन मेडिकल लेगा। कैसे ये बात हमें कैसे पता चलती है? जब हम बच्चे का क्या करेंगे, मूल्यांकन कर देंगे कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना उसके पास कौशल है, कैसी उसकी रुचि है, कैसी उसका एटीट्यूड, अभिवृत्ति है और आगे आने वाली शिक्षा के लिए क्या भूमि तैयार हुई है। यानी कि बच्चा किस तरह से क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बात मूल्यांकन से ही पता चलती है। अब बच्चा पढ़ता रहे और उसको कभी बीच में उसका पेपर लिया ही नहीं जाए, बच्चे का मूल्यांकन किया ही ना जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है वो कहाँ पर स्टैंड करता है और इन सब का परिणाम क्या होगा, उसमें क्या व्यवहारिक परिवर्तन आए। यानी कि स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती है, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए जो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। समझ में आया क्या कहा गया कि भाई इसका मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या है और उसकी वैल्यू क्या है और उनके अंदर छात्रों की कितनी तो प्रगति हुई है, उसका आंकलन करना है, उसको जानना है, उसका मेजरमेंट करना है। आंकलन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। जो मूल्यांकन होता है ना, इवैल्यूएशन, उसके द्वारा ही छात्रों की कठिनाइयों का पता चलता है कि एक छात्र की अपने विषय के अंदर क्या क्या कठिनाइयां हैं, उसने कितनी योग्यता को अर्जित किया है, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस दृष्टि से उसकी कितनी प्रगति हुई है। मतलब कितना बच्चे को ज्ञान मिला, कितना बच्चे को कौशल, कितना वो कुशलता मिली, कितनी स्किल उसके अंदर डेवलप हुई, क्या क्या उसकी रुचियां हैं, इन सब में उसकी क्या क्या प्रगति हुई है। फिर कहता है कि आगे आने वाली शिक्षा के लिए क्या आधार भूमि तैयार हुई है और इनके सबके परिणाम से क्या परिवर्तन दिखाई देता है। ये सारा क्या है? ये मूल्यांकन है। और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। फिर देखिए आगे बात कर लेते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सीखने वाला है उसको न केवल ज्ञान, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की जांच की जाती है, अभी तो शिक्षक की एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित का भी
सफलता की जांच हो जाती है। अब जैसे मान लो एक क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर अधिकतर बच्चे फेल हो गए, एक क्लास में बच्चे हैं 35 और मैथ के अंदर यूं लगा लो 20-22 बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर 2-4 बच्चे फेल होते हैं तो उसका तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों में कमी थी। लेकिन अगर क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं तो टीचर के पढ़ाने में कमी है। तो यहाँ पर पेपर तो किसका लिया? पेपर तो लिया बच्चों का, लेकिन मूल्यांकन किसका हो गया? शिक्षक का भी हो गया साथ में, है ना। और अगर एक साइंस का टीचर है, साइंस तो एक टफ सब्जेक्ट है ना, और उसके अंदर उसके अच्छे नंबर आ गए, साइंस का टीचर है और नंबर कितने आए? बहुत अच्छे आए सभी बच्चों के। इसका मतलब शिक्षक का भी मूल्यांकन हो गया कि शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है, उसका भी मूल्यांकन होता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इसका मतलब टीचर में दम नहीं है। ठीक। फिर कहता है कि इस संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964-66 में शिक्षा आयोग कौन सा था? कोठारी शिक्षा आयोग था। कोठारी शिक्षा आयोग था, ठीक है ना, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के अंदर बना था कोठारी शिक्षा आयोग। इन्होंने अपने प्रतिवेदन में मूल्यांकन की धारणा क्या बताई थी? 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या बताई कि मूल्यांकन जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये थोड़ी ना कि बच्चे का साल में एक ही बार मूल्यांकन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन तो हर पग पग पे होना चाहिए। जैसे बच्चे को एक लेसन करवा दिया फिर बच्चे का टेस्ट होना चाहिए, 2 करवा दिया फिर टेस्ट होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन लगातार होना चाहिए, सतत होना चाहिए। मूल्यांकन रुक रुक कर समय के अंतराल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा अंग है। जो शिक्षा प्रणाली का एक क्या है? अभिन्न अंग है, एक बहुत बड़ा अंग है। इससे शिक्षा प्रणाली को मूल्यांकन से अलग नहीं किया जा सकता। इससे छात्र की जो पढ़ने की आदतें हैं और जो शिक्षक की शिक्षण पद्धति है, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव किससे पड़ता है? छात्र की पढ़ने की आदतों पर। क्योंकि अगर किसी विषय के अंदर बच्चे के नंबर कम आए तो बच्चा क्या करेगा? उस विषय के अंदर अच्छा और स्कोर करेगा, ज़्यादा उसके अंदर पढ़ेगा। और जो शिक्षक की शिक्षण पद्धति है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो टेक्निक्स है, वो सही दिशा में चले और छात्रों के विकास के समय में प्रमाण संग्रहित करने का ये साधन है। ठीक है ना। मूल्यांकन की जो प्रवृत्तियां हैं, जितनी टेक्निक्स हैं, वो सही दिशाओं में आगे बढ़े और इससे छात्रों का विकास हो, तो इसके अंदर एक बढ़िया तरीका हो जाएगा कि इसमें छात्र आगे बढ़ पाएंगे। ठीक। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं? मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला तो क्या? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के बारे में आपने पढ़ लिया कि मूल्यांकन क्या होता है, क्या नहीं होता, कि बच्चे के साथ साथ टीचर का भी मूल्यांकन किया जाएगा, अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है। जो टीचर एक शिक्षण विधियों का यूज करता है उनका भी मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि मूल्यांकन जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती है, कभी भी उसको ये रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी ये रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन हमेशा होते रहना चाहिए। क्लास के अंदर जो टेस्ट लेना है ना, बच्चे को कोई लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए। बच्चे को कोई नई बात बता दी, नया काम करवा दिया, उसके बाद फिर से बच्चे का टेस्ट होना चाहिए। तो ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो मूल्यांकन है वो परीक्षा लेने का एक बड़ा संप्रत्यय है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मापन भी होता है और परीक्षा। मापन क्या होता है? मापना। मापन क्या होता है? मापना। आप गेहूं के एक बोरे को माप सकते हो, गेहूं के बोरे को मापा जा सकता है कि इसके अंदर गेहूं कितना है, 100 किलो, 100 केजी, यानी कि 1 क्विंटल इसके अंदर क्या है? गेहूं है। ये मापन है। आप बच्चे का मापन कैसे करते हो? आप बच्चे का पेपर लोगे और पेपर लेने के बाद बच्चा जितना उसके अंदर स्कोर करेगा, ये बच्चे का मापन है। फिर गेहूं के बोरे को आपने तोल तो लिया कि 1 क्विंटल गेहूं है,
फिर उसी गेहूं को आप हाथ में लेकर जब ये कहते हो कि भाई गेहूं बहुत अच्छी है, बढ़िया है और ये खाने में बढ़िया रहेगी, तो ये गेहूं का क्या हो गया? मूल्यांकन हो गया। आप मूल्यांकन के अंदर मापन भी इसके अंदर है, और परीक्षा, यानी कि परीक्षा मतलब वो कैसा है कैसा नहीं, इन दोनों का समावेश होता है। उसके बाद देखो कि जो मूल्यांकन है, अगला हमारा क्या है इसके अंदर विशेषता? अगली इसकी विशेषता क्या है कि जो मूल्यांकन है वो संख्यात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन जो है वो संख्यात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। देखो ये बड़ा आसान है, मैं आपको समझा दूं ये संख्यात्मक गुणात्मक कैसे है। जैसे आपने बच्चे का पेपर लिया, आपने बच्चे का क्या लिया? पेपर लिया। पेपर में बच्चे के नंबर कितने आए? एक मिनट। आपने बच्चे का पेपर लिया, पेपर में बच्चे के जो नंबर है वो कितने आए? वो 90% आ गए। पेपर में नंबर कितने आ गए? 90% बच्चे के नंबर आ गए, ठीक है ना। तो आपने 90% लिया, ये तो संख्या है। फिर आप बच्चे के गुण को भी देखोगे। बच्चे का गुण क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्लास के अंदर कितने समय आता है, डेली स्कूल में आता है या नहीं आता, फिर वो अनुशासन का पालन करता है या नहीं करता, ठीक। फिर जो स्कूल के अंदर जितने भी करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं उनके अंदर बच्चा भाग लेता है या नहीं लेता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कितना भाग लेता है, वो कितना आगे जाता है, खेल कूद में भाग लेता है या नहीं, ये बच्चे के गुण होते हैं। बच्चा जो है वो होमवर्क डेली करके आता है या नहीं आता होमवर्क करके, ये बच्चे के गुणों के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि आपने बच्चे का संख्या तो जान ली, पेपर में जितने नंबर आए उस आधार पर आपने संख्या तो जान ली, उसके साथ साथ बच्चे के गुणों का भी क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और संख्या प्लस में गुण, आप क्या कह सकते हो कि बच्चे के कितने नंबर आए, यानी कि संख्यात्मक, इसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक, कितने नंबर आए, प्लस में गुणात्मक, बच्चे का क्लास में व्यवहार कैसा है, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, दूसरे साथियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार है। तो संख्यात्मक प्लस में गुणात्मक, इन दोनों को मिलाने से क्या निकलता है? मूल्यांकन हो जाता है। हम बच्चे के मूल्य का अंकन कर देते हैं, हम बच्चे की वैल्यू बता देते हैं कि बच्चे की वैल्यू इतनी है कि 90% नंबर आए और बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, बच्चे का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बच्चा को करिकुलम एक्टिविटीज में भी भाग लेता है, शिक्षकों के साथ भी अच्छा व्यवहार है, विद्यार्थियों के साथ भी अच्छा व्यवहार है। तो ये हमने क्या कर दिया? बच्चे के मूल्य का अंकन कर दिया भाई। हमने बच्चे की वैल्यू बता दी कि बच्चे की वैल्यू क्या है, इतनी है, ठीक है ना। तो ये संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन का जो संबंध है वो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व से है, ठीक है ना। जितना भी व्यक्तित्व है ना, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट से है। क्या कहता है? मूल्यांकन का जो संबंध है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा गुणों में कैसा है, बच्चा व्यवहार में कैसा है ना, सभी का मूल्यांकन होता है। यानी कि ये जो है ये बच्चे का किस प्रकार का है? पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। फिर मूल्यांकन के काम में परिणाम की सफलता असफलता की कसौटी होता है। मूल्यांकन कार्य के परिणाम की सफलता असफलता की कसौटी होता है कि यानी कि परिणाम क्या आया, बच्चा कितना सफल है या कितना असफल है, बच्चा कितना जीवन में आगे जाएगा या कितना नहीं जाएगा, बच्चा किस तरह से आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, सफल होगा या असफल होगा, ये कसौटी होती है। कसौटी क्या होती है? मूल्यांकन होती है। कसौटी क्या है? कसौटी इसकी मूल्यांकन है। आगे कहता है, एक मिनट, मूल्यांकन एक सकारात्मक प्रक्रिया है ना, ये नकारात्मक थोड़ी ना है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या है? जो पॉजिटिव है, ठीक। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर उसको केंद्रित किया जाता है, ठीक है ना।
मूल्यांकन के जो द्वारा है शिक्षा को क्या बनाया जाता है, उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है। कि यानी कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, शिक्षा कभी भी बिना उद्देश्य की नहीं होती है ना। तो शिक्षा को क्या बनाता है, उद्देश्य केंद्रित बनाता है। जो मूल्यांकन है वो अधिगम प्रक्रिया को यानी कि लर्निंग प्रोसेस को, जो मूल्यांकन है वो लर्निंग प्रोसेस को अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है और इसको निर्देशित करता है। जो मूल्यांकन है वो अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इसको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक, मूल्यांकन केवल इंस्ट्रक्शन देने की या उपलब्धि को ही नहीं जांचता वरन उसको आगे भी बढ़ाता है। ये कहता है ना कि मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि केवल आगे जांचता ही नहीं है बल्कि उसको क्या करता है, उन्नत भी बनाता है। उसके बाद देखो अगला हमारा पॉइंट है कि मूल्यांकन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। मूल्यांकन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें एक और जहां व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, व्यक्तित्व का यानी कि ऑल राउंड है ना, ऑल राउंड सर्वांगीण पक्ष, बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है ना, बच्चे का व्यवहार कैसा है, ठीक, और बच्चा अनुशासन में कितना रहता है। सभी का ऑल राउंड यानी कि चारों तरफ का मूल्यांकन किया जाता है, सारे पक्ष देखे जाते हैं। फिर दूसरी ओर इस बात की भी जांच होती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है या नहीं है। साथ में इस बात की भी जांच हो जाती है कि जो बालक को शिक्षा दी जा रही है ना, उसको संचालित किया जा रहा है, वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार या आदर्शों के अनुसार या समाज के जो हमने मापदंड बनाए हैं उनके अनुसार है या नहीं है। तो इस बात की भी जांच हो जाती है। ठीक, एक तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या कहता है कि ये सहकारी प्रक्रिया है। सहकारी का मतलब क्या होता है, सहयोग करना। सहकारी का मतलब क्या है, सहयोग। यह एक सहयोग करने की प्रक्रिया है, सहयोग करने की प्रोसेस है। मूल्यांकन क्या है, एक सहकारी प्रक्रिया है। इसमें जो विद्यार्थी है, जो टीचर है और जो माता पिता है, उनका सभी का सहयोग चाहिए। अगर बच्चे की पढ़ाई के अंदर अध्यापक सहयोग नहीं करेगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चे के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो स्कूल से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो वो टीचर के साथ शेयर करे और टीचर क्या करे, उस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करे। फिर माता पिता का सहयोग भी जरूरी है। अगर आप ये समझते हो कि माता पिता बच्चे से किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करे और बच्चा पढ़कर आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता को भी बच्चे का सहयोग करना ही पड़ता है। तो ये एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें एक तो बच्चा स्टूडेंट होता है, एक इसके अंदर टीचर है और एक क्या है, अभिभावक है, माता पिता। इन सभी का सहयोग जरूरी है और इसके पश्चात ही उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के घर का माहौल, घर का वातावरण ठीक नहीं है तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। मान लो घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण है, माता पिता बच्चों को पढ़ने का उचित समय नहीं देते, उनके लिए पढ़ने के लिए एकांत नहीं है ना, पढ़ने के लिए क्या नहीं है, एकांत नहीं है, तो बच्चा कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, यह कहता है कि यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है और इसके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार जो शिक्षण है वो किस सीमा तक सफल हुआ। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, है ना, निर्णय लिए जाते हैं। क्या निर्णय लिया जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा। पहला निर्णय तो क्या है कि जो भी हमारा शिक्षा का उद्देश्य है क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस सीमा तक हुआ। फिर आवश्यक क्रियाएं और सामग्री उपयोगी है या नहीं, यानी कि बालकों को पढ़ाने के लिए जो भी क्रियाएं और सामग्री है स्कूल के अंदर उनका कोई बेनिफिट है या नहीं है।
फिर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं, क्योंकि स्टडी, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। अब बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुए या नहीं, या किस सीमा तक हुए, यह भी इसका एक निर्णय लेना पड़ता है। बालकों के लिए जो कक्षा में अधिगम अनुभव दिए जाते हैं, उनका प्रभाव कुछ है या नहीं है। जो भी अधिगम के अनुभव बालकों को कक्षा में दिए जाते हैं, उनका प्रभाव है या नहीं है, ठीक है ना, इनके बारे में भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद देखिए, ये कहता है कि शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है। मतलब मूल्यांकन क्यों किया जाए, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है इसका शिक्षा की प्रक्रिया में। अगर किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी हम करेंगे ना वो काम। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो हम उस काम को नहीं करेंगे। तो यही बात ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता तो क्या है कि मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है, यानी कि जो बच्चों ने गेन किया है, जो प्राप्त किया है, उसको जांचा जाता है। बच्चा स्कूल में क्यों आया है, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। बच्चे को कितना ज्ञान मिला, कितना ग्रहण किया उसने, कितना सीखा स्कूल के अंदर। तो मूल्यांकन द्वारा यही जांच की जाती है कि विद्यार्थियों ने किस विषय में और कितना सीख लिया है। उसी के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। अब बच्चे को पीछे का तो, यानी कि जो उसकी किताबों में लिखा हुआ है जो ज्ञान है, ये तो आता नहीं पीछे का ज्ञान, और आप उसको आगे का हाई लेवल का ज्ञान दे रहे हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो पहले आप बच्चे को पीछे का ज्ञान जो है वो दोगे अच्छी तरह से, उसी के आधार पर आगे योजनाएं बनाई जाएंगी। फिर व्यक्तिगत भिन्नता को जांचना, क्योंकि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सभी बच्चों को उनकी भिन्नता के आधार पर जांचा जाता है। बच्चों की बुद्धि के अनुसार कि ये बच्चा तो उच्च है ना, इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है और ये निम्न वर्ग है, ये मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है। आपको कक्षा में बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा एवरेज है और कौन सा डल है। अब बच्चे के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा है। जब तक आप बच्चों की परीक्षा नहीं लोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक। उसके बाद शोध कार्यों में सहायक, शोध कार्यों के अंदर सहायक है, यानी कि जो रिसर्च करनी होती है, क्या करनी होती है, जो रिसर्च करनी होती है उसके अंदर ये सहायक है। मूल्यांकन के द्वारा ली गई जो परीक्षाएं हैं वो शोध कार्यों के लिए आंकड़े इकट्ठा करती है, आंकड़े उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। जो भी रिसर्च करना चाहता है उसके लिए डेटा प्रोवाइड करवाती है, ठीक। शैक्षिक लक्ष्यों को स्पष्ट करना, जो शिक्षा के जो लक्ष्य हैं ना उनको स्पष्ट करना। तो शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनको प्राप्त कर लिया या नहीं। वही पॉइंट आ गया दोबारा। पाठ्यक्रम को यानी कि कैरिकुलम को निर्धारण किया जाता है, वे उसमें सुधार किया जाता है। तो सभी क्लासों के अंदर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उनका सुधार भी किया जाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन के द्वारा जितनी भी कक्षाएं हैं सभी के अंदर पाठ्यक्रम का निर्धारण भी होता है और उनमें सुधार भी किया जाता है। फिर विद्यार्थियों के निर्देशन व परामर्श में सहायक, अगर आपको विद्यार्थियों को निर्देशन देना है किसी भी प्रकार का, या आपको विद्यार्थियों को सलाह देनी है, विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन देना है या उनको सलाह देनी है किसी भी प्रकार की, तो ये उसमें सहायता करता है, ठीक। तो मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की कमियों को जांचा जाता है और उनको परामर्श और निर्देशन दिया जाता है। फिर ये प्रेरणा देने में भी सहायक है, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अब मूल्यांकन कर दिया किसी बच्चे का, नंबर आए जी कम, तो टीचर ने क्या किया, जब कम नंबर को देखकर बच्चे को मोटिवेट कर दिया, बच्चे को मोटिवेट कर दिया, तो बच्चे को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए कि अब की बार तो मेरे कम नंबर आए, लेकिन जब आगे एग्जाम होगा तो जो मैं नंबर है ना वो कम नहीं लूंगा बल्कि मैं ज्यादा नंबर ले लूंगा। तो बच्चा जो है वो आगे बढ़ने के लिए क्या हो गया, प्रेरित हो गया। फिर शिक्षकों की कार्यकुशलता को जांचना, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो केवल बच्चे का मूल्यांकन नहीं होता, टीचर का भी होता है
कि टीचर ने पढ़ाया क्या, पढ़ाने में कमी क्या रही, इस बात का पता चल जाता है। जब परीक्षा का परिणाम आता है ना बच्चों का, जब बच्चों का क्या निकलता है, जब बच्चों का रिजल्ट निकलता है, तो साथ में टीचर का भी पता चलता है कि टीचर ने बच्चे को कैसा पढ़ाया और कैसा नहीं, और पढ़ाने में क्या क्या कमियां रही टीचर की। ठीक है ना, पढ़ाने में टीचर की क्या क्या कमियां रह गई। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य की, कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है ना। तो पहला तो क्या, छात्रों को अच्छे ढंग से सीखने की प्रेरणा मिलती है, यही उद्देश्य है भाई। छात्रों को अच्छे ढंग से सीखने की क्या मिलती है, प्रेरणा। दूसरी बात, जो हम चाहते हैं, वांछित का मतलब जो हम चाहते हैं वह सुधार लाया जा सकता है, टीचिंग के अंदर सुधार लाया जा सकता है। फिर शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जा सकता है, शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जा सकता है। फिर जो बालकों का वर्गीकरण होगा, बालकों का वर्गीकरण कैसे, कि ये जो बालक है ये प्रतिभाशाली है, यानी कि इंटेलिजेंट है, आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ठीक ठीक है तो आप उसको औसत यानी कि एवरेज कहोगे। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बिल्कुल डल होगा, मंदबुद्धि का होगा, पिछड़ा हुआ होगा। तो बालकों का वर्गीकरण हो जाता है, और फिर बालकों को आगे कैसे बढ़ाना है इसका ज्ञान भी हमें मिल जाता है। उसके बाद परिवर्तित आवश्यकता के अनुसार, जैसे जैसे हमें आवश्यकताएं हमारी बदलती रहती हैं, उसके अनुसार सफलता को मात्रा के आधार पर पाठ्यक्रम और शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन लाना। मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट की आवश्यकताएं बदलती है ना, विद्यार्थी की, उसके आधार पर क्या लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन किया जाएगा, कमियों को देखा जाएगा और कठिनाइयों को परखा जाएगा। बालकों का जो व्यवहार है ना, उसके अंदर परिवर्तन क्या क्या होंगे, बालकों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कठिनाइयां होंगी, उसको परखा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो शिक्षक है वो शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, पुस्तकों और अन्य शिक्षा के साधनों को परख सकता है। ठीक है ना, क्या कहा हमने कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो जिन विधियों से बच्चों को पढ़ाता है, जो टीचर होता है वो जिन विधियों से बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षण की अनेक विधियां होती हैं ना, आगमन विधि, निगमन विधि, भ्रमण विधि, अनेकों विधियां होती है। डाल्टन विधि है ना, किंडरगार्टन विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है और अनुकरण विधि होती है, अनेक विधियां होती हैं। तो टीचर को ये पता चल जाता है कि मैं जिन विधियों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो सही है या नहीं है। अगर आप किसी एक विधि से बच्चे को पढ़ा रहे हो और बच्चा क्या होता जा रहा है, बच्चा नालायक होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको जो आपने विधि चुन रखी है ना पढ़ाने की, वो सही नहीं है। ठीक है ना। फिर आप बच्चों को जिन पुस्तकों में से पढ़ा रहे हो वो सही नहीं है, पाठ्य वस्तु सही नहीं है, पुस्तक सही नहीं है, या अन्य शैक्षिक साधन सही है या गलत है, आप उसको परख सकते हो। अगर आपने किसी विधि से पढ़ाया और बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, बच्चों के क्या आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो इसका मतलब आपकी विधि क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है ना, आपकी विधि क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है पढ़ाने की विधि। उसके बाद जो बच्चों को आप ज्ञान दे रहे हो वो बच्चों ने किस सीमा तक प्राप्त किया है, आपको कैसे पता चलेगा। आपने बच्चों को सारा साल पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, लेकिन वो बच्चों ने प्राप्त कितना किया, बच्चों को मिला कितना, कैसे पता चलेगा। मूल्यांकन के बगैर पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। आपने सारा साल पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने पढ़ाने के लिए अनेक विधियां यूज की, बड़ा जोर लगाया पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चों को कितना प्राप्त हुआ ये कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन से। मूल्यांकन के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो पहले से निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि जो पहले से जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे, ये उद्देश्य वाला तो बार बार आ रहा है। बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जानकारी, कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, मूल्यांकन से ही मिल जाएगी।
ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या कि जो छात्रों की योग्यताएं हैं, बच्चों की जो योग्यताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं, उनकी रुचियां क्या क्या हैं, उनकी मनोवृत्तियां क्या 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 हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त होता है। उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है कि बालक के अंदर योग्यता कितनी है, रुचि कितनी है, बालक की मनोवृत्ति कितनी है, क्षमता कितनी है, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। बालक की भावी उपलब्धि, बालक ने क्या क्या प्राप्त किया, इसके संबंध में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। मतलब आज जो बच्चे ने हमारे सामने दिखाया है, जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है, उसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि बच्चा आगे क्या कर सकता है और क्या नहीं। शिक्षण के विभिन्न अंग होते हैं, तो बालक की कमियों या त्रुटियों की जानकारी मिलती है। छात्रों को अच्छा शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन भी देते हैं। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और व्यवसाय के अंदर, यानी कि बच्चा आगे जाकर कौन से व्यवसाय को चुनेगा, कहाँ पर उसको सफलता प्राप्त मिलेगी, इसकी भी सहायता एक टीचर दे सकता है। ठीक। फिर देखो, छात्रों को अच्छे ढंग से सीखने के लिए और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है कि बच्चा अच्छे ढंग से सीखेगा कैसे। और या बच्चे को आप यूं सिखा सकते हो कि हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेट नहीं होता, तो आप बच्चे को परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए भी आप बच्चे को आगे प्रेरित कर सकते हो, मोटिवेशन आप दे सकते हो बच्चे को। फिर आवश्यकताएं लगातार बदलती रहती है ना। आवश्यकताएं जो है ना वो लगातार बदलती रहती है, किसकी, बच्चों की। तो बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अगर सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके आधार पर हम जो कैरिकुलम होगा उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आज जो बालक पढ़ रहे हैं ना, उनकी आवश्यकताएं पहले के बालकों से अलग है। पहले पढ़ाई का कुछ और स्वरूप होता था, आज कुछ और है। तो जो ये बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर आप कैरिकुलम में भी परिवर्तन ला सकते हो और शिक्षा के कार्यक्रम में भी परिवर्तन ला सकते हो। ठीक। उसके बाद देखो नंबर 17 पर क्या है कि जो शिक्षक है, यानी कि जो टीचर है, और जो शिक्षण विधि है, पाठ्य वस्तु है और पाठ्य पुस्तक है, ये सारी की सारी, इनको हम परखें कैसे कि ये ठीक है या गलत है। ये पॉइंट भी दोबारा आ गया भाई। ठीक है। तो इनको परखने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। छात्रों को उचित शैक्षिक, ये भी दोबारा आ गया। व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, फिर ये दोबारा आ गया। तो इसके पॉइंट तो इन्होंने 19 बना रखे हैं, लेकिन आप अगर 13 या 14 पॉइंट लिख आओगे, क्योंकि 3-4 तो रिपीटेड ही हैं, अगर आप 12 या 13 या 14 पॉइंट लिखकर आ जाते हो एग्जाम के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत है। इतने पॉइंट बहुत है आपके लिए, अगर आप इतने पॉइंट लिखकर आ जाते हो एग्जाम के अंदर। तो मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि जो मूल्यांकन है वो क्या है। मूल्यांकन के बारे में हमने क्या जाना, पहले आप कैसे लिखोगे। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा मूल्यांकन का, और ये बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना आप जो नोट्स बना रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है ये प्रश्न, मूल्यांकन वाला, ई वैल्यूएशन वाला। तो पहले आप इसका अर्थ बताओगे कि ई वैल्यूएशन का अर्थ क्या है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और जो कोठारी आयोग ने 1964-66 में इसकी जो एक परिभाषा दी थी, ये याद कर लेना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। और आपको अगर सारी याद ना हो तो यहाँ तक कर लेना भी पड़ता है तक। फिर इसकी विशेषताएं बताएंगे कि इसकी क्या क्या खासियत होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है अपने को, क्या क्या खासियत है। उसके बाद बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ये हमारे पॉइंट बनेंगे कुल ही 8। और उसके बाद इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। उद्देश्य तो आपको 12-13 लिखने ही पड़ेंगे। उद्देश्य जो है ना वो तो आपको 12-13 जो है वो लिखने ही पड़ेंगे उद्देश्य। ठीक है ना, क्लियर। 12-13 उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे भाई। तो पहले आप क्या लिखोगे, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, फिर कोठारी आयोग की परिभाषा लिख देना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हाईलाइट करके आपको लिखना है। 16 नंबर का एक बढ़िया क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। ठीक है ना,
एक 16 नंबर का बढ़िया प्रश्न जो है वो आपका तैयार हो गया यहाँ पर मूल्यांकन का। अब हमारा 4th यूनिट का पहला प्रश्न हमारा हो गया, और अगला जो इसका प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।